देखो, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा कि अगर तुम किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हो तो कुछ चीज़ें फ़्लो करने लग जाती है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी कह चुका था, हमेशा होगा क्या, अगर कभी भी एक फिज़िकल एंटिटी को अगर रास्ता अगर मिलेगा हायर लेवल से लोअर लेवल जाने की तरफ, तो हमेशा वो फिज़िकल एंटिटी कैसा मूवमेंट उसका शुरू हो जाएगा, हमेशा तुम ऐसा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस फिज़िकल एंटिटी का मूवमेंट एक्चुअल में स्टार्ट हो गया है वो तुम्हारा चार्ज है। ठीक है कि बात? अच्छा, तो अब ये चीज़ें हम लोगों को पता है, जैसे अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, अगर ये लोअर पोटेंशियल पर है, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल हायर पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल हायर लेवल से लोअर पोटेंशियल, या फिर मैं कहूँ लोअर लेवल की तरफ। ठीक है कि बात? अच्छा, इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को भी डिफाइन किया दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करेंट। ठीक है कि बात? ऐसा। ओके, तो इसमें शुरुआत में मैंने ही तुम लोगों को ये बात कही थी कि द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है क्या, चार्ज उतना ज़्यादा फ्लो करेगा जितना ज़्यादा एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है क्या, जितना हायर लेवल का तुम पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में दोनों एंड्स के अक्रॉस क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा चार्ज एक्चुअल में फ्लो करेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर मान लेते हैं एक फ्लोर को तुम कितना झुका रहे हो, समझे क्या, ये उस पर ये बात डिपेंड करेगी कितनी नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स एक्चुअल में, ज़्यादा नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स यहाँ से यहाँ हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ नीचे स्लाइड मार रही है। ठीक है एक बात? अच्छा, अब इस स्लाइड को मारने में यहाँ पर अगर तुम देखो तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ठीक है क्या? अच्छा, उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पहले लिखता हूँ, उसके बाद वो डिफ़िकल्टी एक्चुअल में तुमको क्लियर हो जाएगी कि वो डिफ़िकल्टी क्या आ रही है चार्ज के फ्लो होने में। ठीक है क्या? जैसे अगर मैं ऐसा कहता हूँ, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है की बात? अगर मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी से लेट से अगर डिवाइड अगर कर देता हूँ इस RHS को, तो भी उससे प्रोपोर्शनलिटी के साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है क्या, ये तो टाइम है ना, ये तो खाली एक सादा एक नंबर है। ठीक है एक बात, तो इससे प्रोपोर्शनलिटी में तो कोई रिलेशनशिप आ नहीं रहा है। टाइम का भाई पोटेंशियल डिफरेंस से क्या वास्ता? ठीक है, अगर मैं किसी ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देता जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट कर रही है, तो दिस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप वुड हैव बीन अफेक्टेड, बट दिस इज नॉट द केस हियर बिकॉज आई एम डिवाइडिंग बाय अ न्यूट्रल क्वांटिटी। ठीक है क्या, इसका इससे कोई पंगा है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है क्या, तो एक पॉजिटिव नंबर है उससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल बेशक। अब देखो, जो रिलेशनशिप मेरे पास आता है वो ये आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है क्या, करंट को वैसे स्मॉल आई या कैपिटल आई जैसी तुम्हारी जो मर्जी उससे रिप्रेजेंट कर, इस केस में जैसे इस केस में अच्छा चलो यार कैपिटल आई, चलो यार कर ले, तो पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा बोल सकता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एकदम सही बात भी है, जितना ज़्यादा लेवल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उतना ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे और उतना ज़्यादा करंट एक्चुअल में फ्लो करेगा। एकदम सही बात है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप को अगर हम लोगों को हटाना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, ठीक है क्या, उसको इंट्रोड्यूस हम लोग करते हैं यहाँ। हर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात ध्यान में रखोगे, V भले हम लोग लिखते हैं लेकिन वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वैसा मत समझ लेना पोटेंशियल बराबर ऐसा मैं कुछ लिख रहा हूँ। इक्वालिटी साइन जब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, नाउ माई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज कैपिटल R। इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी बातचीत अभी करेंगे। ठीक है क्या, पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने इंट्रोड्यूस कर ली है। ठीक है क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है क्या, अभी इस चीज़ का मीनिंग अपने को नहीं पता है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इस चीज़ का क्या मीनिंग है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी नहीं पता अपने को। बस अभी मैथमेटिकल अपने पास एक एल्जेब्रिकल एक लॉ आ गया है। देखो यहाँ पर V इक्वल्स टू IR, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज तुम्हारे पूरे 10वीं के रेस्पेक्ट में और 12th के रेस्पेक्ट में। ठीक है क्या, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में इसी के बेसिस पर हम लोग सर्किट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है क्या, उसमें तुम्हें बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, जो ये थ्योरी सेक्शन अभी जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जब अलजेब्रा ऑफ सर्किट्स स्टार्ट होगा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब अपने को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है क्या, तो यहाँ देखो, दिस एल्जेब्रिक लॉ इज़ नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है क्या, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। जब मैंने ये रिलेशनशिप लिखा तब उसमें एक बात बहुत ही ज़रूरी है, दैट टेम्परेचर वॉज कॉन्स्टेंट। ठीक है क्या, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है क्या, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के, तब उस वक्त हम लोगों ने जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर कंडीशंस है, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है क्या, अब अभी इस पर बातचीत हम लोग नहीं करेंगे कि टेम्परेचर पर किस तरीके से भाई क्या क्या ये रिलेशनशिप में क्या अंतर आएंगे। ठीक है क्या, बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ना,
ये जब तुम आगे चलकर अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ोगे कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर एक्चुअल में एक फैक्टर उनमें से एक है जिस पर रेजिस्टेंस एक्चुअल में डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग दो वेरिएबल को अगर कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल में वेरिएबल्स कितने हैं तुम्हारे पास, वी, आर, आई और टी है, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर अपने को रिलेशनशिप लिखना है तो इसको जाहिर सी बात है कांस्टेंट मारना पड़ेगा, समझेगा, वरना रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये तीनों क्वांटिटीज़ में अगर रिलेशनशिप अगर लिखना चाहते हैं तो एक को अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, के बात। अच्छा खैर, तो यहाँ देखो हम लोगों के पास आ जाता है ये ओम्स लॉ। अब इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप से ही तुम एक्चुअल में इसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हो कि ये चीज़ एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करती है। देखो यहाँ पर इसको देखने का नज़रिया, इसी इक्वेशन को मैं बताता हूँ कैसे करो। v अपॉन आई इक्वल्स टू आर। अब देखो ये चीज़ बता क्या रही है। अगर एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है क्या, अच्छा पहली बात तो एक ये, इसकी यूनिट्स है वोल्ट्स और इसकी यूनिट है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इस चीज़ को तुम कहते हो ओम, OHM, ना कि वो ओम नमः शिवाय वाला, समझेगा, ये होता है OHM, ठीक है क्या। अच्छा खैर, इस तरह से ऑनलाइन वीडियो बनाने का एक ही नुकसान है यार, मस्ती मजाक ज़रा भी नहीं हो पाता। अब कोई सामने बैठा ही नहीं है, अब तो मैं मतलब यार मेरा मैक्सिमम टाइम तो उसी हंसी खेल में ही जाता था। एनीवेज, काम पर वापस लौटते हैं, ठीक है क्या। वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है क्या, इस चीज़ को तुम ओम कहते हो, ठीक है क्या। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इस बात को ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है क्या। खैर, अब देखो जैसे अगर तुम्हारे पास दो रजिस्टर्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है क्या, लेट्स से ए एंड बी, दोनों को नाम दे देता हूँ मैं। लेट्स से एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ 10 ओम्स है और दूसरे का मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 ओम्स है। इस बात से तुम समझते क्या हो भाई? एक बात से मेरे को ये समझ में आता है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, इससे मेरे को एक बात तो समझ में पक्का आ जाती है, और वो ये कि अगर दोनों में समान पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई किया गया है, ठीक है क्या, मान लेते हैं दोनों को अक्रॉस सेम सेल अगर कनेक्ट किया गया है, सेम सेल मान लेते हैं दोनों के अक्रॉस कनेक्ट की गई है EMF E वाली, ठीक है क्या, ऐसा, और एक का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है और दूसरे का रेजिस्टेंस अगर 20 ओम है, तो तुम इससे क्या बोल सकते हो? रेजिस्टेंस को मैं कैसा लिख सकता हूँ? EMF, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर E, ठीक है क्या, अपॉन IB, ठीक है क्या, इज़ ग्रेटर देन, भाई RB इज़ ग्रेटर देन RA, ठीक है बात। RA को मैं कितना लिख सकता हूँ? E अपॉन IB, IA, ठीक है क्या, E अपॉन IA। अब देखो दोनों साइड इनइक्वालिटी की अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये एक्चुअल में कैंसिलेशन नहीं होता है, ये एक्चुअल में सेम क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कैपिटल E से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ, तो इससे देखो क्या आया, 1 अपॉन IB इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन IA। इसका मतलब क्या है? दैट IB इज़ एक्चुअली लेस देन IA। ऐसा कैसे हुआ? देखो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का एक्चुअल में तुम लोगों को सॉल्व करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं थोड़े छोटे नंबर्स वगैरह के साथ वैल्यूज़ के साथ तुम लोगों को वो चीज़ सिखा देता हूँ कि वो एक्चुअल में चल क्या रहा है, मैं बताना क्या चाह रहा था यहाँ पर। जैसे 1 अपॉन 3 या फिर मैं कहूँ 1 अपॉन 2 इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 1/3, ये बात तो अपने को पता है। ये चीज़ क्या है अपने पास? 0.5, और ये चीज़ क्या है अपने पास? 0.333333.3 बार कर लो, ऐसा, ठीक है बात। जब तुम रेसिप्रोकल करोगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ देखो 2 और ये 3, देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो यहाँ पर भी देखो मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर लिया, ठीक है बात। अच्छा अब देखो एक्चुअल में जो रिलेशनशिप हम लोगों के पास आया है कहाँ से? यहाँ से जो हम लोगों के पास ये रिलेशनशिप डिराइव हुआ है, ये हमें पूरी कहानी बताता है कि एक्चुअल में इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज़ से तुम समझते क्या हो। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है या 20 ओम है, इस चीज़ से तुम समझते क्या हो? उससे मैं ये समझता हूँ कि अगर दो कंडक्टर्स मुझे दिए जाए जिसमें कि एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इन दिस केस ए का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है दूसरे से, ए के कंडक्टर ए के रेजिस्टेंस से अगर उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उस कंडक्टर में करंट कम हो गया। तुम ये देख रहे हो क्या? अगर सेम दोनों के अक्रॉस मैंने सेल्स अगर लगाई, ठीक है के बाद, और ये दोनों कंडक्टर्स एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, बस फ़र्क किसका है? रजिस्टर्स का, ठीक है क्या। शेप वगैरह, शेप, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला शेप वगैरह सब कुछ एकदम एक समान है, सब कुछ एक समान है, टेम्परेचर भी एक समान है, ठीक है क्या। दोनों के अक्रॉस मैंने सेम सेल लगाई, एक का रेजिस्टेंस था 10 ओम और दूसरे का रेजिस्टेंस था 20 ओम। सबसे पहली एक बात जो मेरे को समझ में आती है कि इस कंडक्टर में, कंडक्टर नंबर बी में, ठीक है क्या, बी में करंट एक्चुअल में कम फ्लो करेगा, ठीक है क्या, बी में करंट कम फ्लो करेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें करंट घटेगा,
तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सभी के सभी लोग रेजिस्टेंस का जो सेंस अपने अंदर बनाते हैं, भाई किसी भी चीज़ को, जैसा अगर मैं नीला कलर अगर बोलता हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारे दिमाग में एक विजुअल आता है ना, अच्छा नीला कलर, किसी के दिमाग में आसमान आता होगा, किसी के दिमाग में कोई कपड़ा या फिर कोई कुछ भी, और नीला पेन या फिर ऐसा कुछ भी कोई आती होगी ना, कुछ इमेजरी आती होगी। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस वाला वर्ड सुनते बराबर तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज आनी चाहिए, यार करंट की, तो करंट मर गया यार, समझेगा, करंट मरा मेरा। अगर मैं एक कंडक्टर का बोलूँ रेजिस्टेंस अगर मानते हैं 100 ओम है, एक दूसरे कंडक्टर का मैं बोलूँ रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है, तो उसमें तुम क्या बोलोगे कि यार जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है ना, उसमें बेचारा करंट का तो यार क्या बुरा हाल हुआ होगा, मतलब उसके थ्रू तो करंट मतलब पास ही नहीं हो पा रहा होगा। जिस कंडक्टर्स के, जिस मैं कहूँ सब्सटेंसेस का, जिन सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, अब उसका कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है कि भाई ज़्यादा या कम का मतलब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे लंबा या छोटा, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है क्या, तो उसका कोई एग्जैक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। लेकिन अगर एक सब्सटेंस की अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है क्या। इंसुलेटर आर सब्सटेंसेस विच हैव वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है बात। जैसे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह रहते हैं हमारे घरों में, जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होकर हमारे घर में पंखे, कूलर, फ़ैन वगैरह ये सब चलता है, ठीक है क्या, तो वो वायर्स की एक्चुअल में रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहती है, ठीक है क्या बात। कॉपर वायर्स रहते हैं जैसे मोस्टली, ठीक है, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, ठीक है क्या, ये सारे वो मेटल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहती है, जिसके ज़रिए करंट फ्लो काफ़ी आसान रहता है। करंट फ्लो से अब तुम मेरा करंट फ्लो से जो करंट फ्लो जो वर्ड है उसका मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ होती क्या है करके, मतलब उस कंडक्टर के थ्रू जो चार्जेस का फ्लो है वो काफ़ी आसान होता है। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो मेरे पास फिज़िकल एंटिटी है, रेजिस्टेंस जो मेरे पास क्वांटिटी है, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वो एक्चुअल में ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज वो रिप्रेजेंट कर रही है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है क्या, ये बात तुम ध्यान में रखना, क्लियर है बात। अच्छा, अब ओम्स लॉ से रिलेटेड एक उसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है, जो बहुत ही फेमस रहता है, ठीक है। ओम्स लॉ से रिलेटेड हम लोग उसके अलजेब्रा पर हम लोग अगले वाले वीडियो में बातचीत करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है क्या। अभी तुम यहाँ देखो जो ग्राफ है उस पर थोड़ा हम लोग नज़र अगर डालें, v इक्वल्स टू आई आर, ये बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट y इक्वल्स टू एम एक्स, इस टाइप का कर्व है। y इक्वल्स टू एम एक्स जो लाइन रहती है दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ऐसा, ठीक है। अगर इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 0 ग्राफ ऐसा बनेगा, m इज़ लेस देन 0 ग्राफ ऐसा बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या, m इज़ लेस देन 0 के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है क्या। 0,0 से वो पास हो रहा है, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है बात। y इक्वल्स टू एम एक्स इज़ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या। तो v इक्वल्स टू आई आर, v अगर मैं y एक्सिस पर अगर प्लॉट करता हूँ और लेट्स से करंट अगर मैं x एक्सिस पर अगर प्लॉट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है क्या, ये ऐसा। अब इसको ओरिजिन से मत गुजरवाना, ओरिजिन से इसलिए मत गुजरवाना बिकॉज v इक्वल्स टू आई आर में यहाँ देखो करंट जब ज़ीरो होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो रहेगा, ठीक है क्या। तो उस वक्त बेसिकली रेजिस्टेंस को भी ज़ीरो रहना पड़ेगा, ठीक है क्या, क्लियर है बात। जैसे रेजिस्टेंस को अगर मैं बोलता हूँ ना ये v बाय आई है, तो v जब ज़ीरो होगा, ठीक है क्या, यहाँ पर v जब ज़ीरो होगा तो r को भी ज़ीरो रहना पड़ेगा। मतलब ये और ये दोनों क्वांटिटीज़ अगर तुम्हारे पास ज़ीरो हो गई तो ये कैसा अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसीलिए इस पॉइंट को छोड़ देना, इसको ज़ीरो मत करना, ठीक है क्या। ये बात तुम ध्यान में रखो कि अगर मान लेते हैं कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस को तुम इसको तुम ऐसे देखो, ये जो पॉइंट है इसको कैसा ग्राफ में कभी भी इसके थ्रू होते हुए मत गुजरवाना, वरना एक बहुत ही फंडामेंटल फ्लॉ आ जाएगा। फ्लॉ ऐसा आ जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो या फिर करंट ज़ीरो की एक्चुअल में बातचीत कर रहे हैं, जो कि हम लोग कभी करेंगे नहीं, ठीक है क्या। ये पॉइंट क्या डिनोट करता है, 0,0 डिनोट करता है ना, इसका मतलब v बराबर 0 और i बराबर 0 इसकी बातचीत करता है। मतलब करंट भी ज़ीरो है और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो है, ये वाली चीज़ की बातचीत हम लोग नहीं करने वाले,
ठीक है के बाद भाई कोई भी सेल रहेगी वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट करेगी ना अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, या फिर ये भी बातचीत नहीं करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग कम करेंगे इतना 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 कम कर दिया कि ज़ीरो अगर हो गया तो क्या होगा और ये सब ऐसा वैसा, ठीक है, इसके बारे में बातचीत नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। तो 0,0 के बारे में, ओरिजिन के बारे में बातचीत नहीं होगी, और उसको वो जो लाइन है उसको हम लोग ओरिजिन से पास नहीं करवाएंगे, ठीक है क्या, बिकॉज दीज सिचुएशंस आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है क्या। करंट तुम्हारे पास जीरो हो सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो, तो मतलब सेल वगैरह अगर तुमने लगाई ही नहीं है तो करंट भी जीरो ही रहेगा फिर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो रहेगा, ठीक है एक बात। लेकिन एक्चुअल में उस वक्त हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, ठीक है क्या। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से हम लोग ये जो ग्राफ है उसको ओरिजिन से पास नहीं करवाते, ठीक है क्या। तो तुम्हें भी नहीं करवाना है, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा खैर, अब देखो यहाँ इसके ग्राफ से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छे कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है क्या, ओम्स लॉ पर। उन सवालों को मैं ऐसा सोच रहा हूँ अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में शेयर करूँ तुम्हारे साथ, ठीक है क्या। अभी तुम्हें रेजिस्टेंस का तो आइडिया पता चल गया है कि वो क्या होता क्या है करके, ठीक है क्या, और उससे रिलेटेड जो अलजेब्रा है, ठीक है क्या, उससे रिलेटेड जो सवाल है, ठीक है क्या, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है क्या। ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक सवाल उसके ऊपर बनता है, ठीक है, 10वीं में काफ़ी पॉपुलर है। उस चीज़ को बता दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी कवर करता हूँ, ठीक है क्या। अभी इसको यहाँ पर ओवर करते हैं। रेजिस्टेंस का आइडिया तुम कैसे ले सकते हो कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है क्या, जितना बड़ा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना उसमें कम करंट फ्लो करेगा, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ठीक है क्या, ये जाहिर सी बात है, ठीक है क्या। अच्छा अभी यहाँ देखो, जैसे अगर मान लेते हैं अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस मान लेते हैं 10-10 वोल्ट का रखा है, ऐसा दो कंडक्टर्स हैं, थोड़ा सा इस पर बातचीत कर ली जाए ताकि तुम थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट महसूस करो। मान लेते हैं एक सेल मैंने लगाई, और अभी बस एक हम लोग गेम खेलेंगे, बस जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनते चलो, ठीक है क्या। जैसे 10 वोल्ट की एक सेल मैंने लगाई और इसके अक्रॉस भी मान लेते हैं 10 वोल्ट की ही सेल लगाई है, ऐसा। अच्छा, और इसका रेजिस्टेंस है मान लेते हैं 10 ओम, और इसका रेजिस्टेंस है मान लेते हैं इस कंडक्टर का 20 ओम्स, ऐसा। तो मैं फॉर श्योर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, मैं फॉर श्योर क्या बोल सकता हूँ अगर कोई मुझसे पूछे कि कंपेयर करंट इन ए एंड करंट इन बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट करंट इन ए विल बी ग्रेटर, ठीक है क्या, दैन करंट इन बी। वाई? बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ लेस, ठीक है बात। जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ज़्यादा करंट होगा। उसमें ये बात तुमको ध्यान में रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है क्या। अच्छा, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ना समान रखते हुए, ठीक है क्या, रेजिस्टेंस वगैरह के साथ अगर छेड़छाड़ करें तब क्या होगा। देखो जैसे अगर मान लेते हैं, देखो अगर 3 क्वांटिटीज़ है तुम्हारे पास, टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। पूरे 10वीं के सिलेबस में टेम्परेचर कभी तुम वेरी नहीं करने वाले। जब तुम 12th में जाओगे तब तुम टेम्परेचर वेरी करोगे, और उस पर भी जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत ही 1 नंबर के झंडू सवाल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है क्या। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस एक्चुअल में इस तरीके से वेरी करता है, R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है क्या। डेल्टा टी इज़ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है क्या, दिस इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है बात। और ये टेम्परेचर एट जो इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारे पास, इनिशियल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें एक्चुअल में तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, इसकी अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा, ठीक है। खैर इस पर भी जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत ही आसान बनते हैं, लेकिन अभी 10वीं क्लास में एक्चुअल में टेम्परेचर के साथ कभी रेजिस्टेंस को वेरी करने वाले कोई सवाल के साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होने वाला, ठीक है, निश्चिंत रहो। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अपने पास एक दूसरा सवाल है जिसमें कि ये V = IR, ये वाली चीज़ ध्यान में रखना। उसी के बेसिस पर मैं तुमको कुछ कंसेप्चुअल छोटे छोटे सवाल करवा के बता रहा हूँ, ठीक है क्या। इस पर हम लोग और सवाल का मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल के उसमें सवाल वगैरह रहेंगे, सर्किट्स वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है क्या। लेकिन अभी देखो कुछ कंसेप्चुअल सवाल अगर बनाने हो मुझे तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है क्या। जैसे अगर कोई तुमसे ये बोले, मान लेते हैं लेट्स से दोनों कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस समान है, मान लेते हैं 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ऐसा। अब एक में करंट ज़्यादा है, ठीक है क्या, मान लेते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसमें मान लेते हैं करंट है 10 एम्पियर का और इसमें करंट है 5 एम्पियर का, ऐसा। तो अब तुम्हें ये बताना है कि किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखो दोनों जो करंट को रोकने वाला जो फैक्टर है, जो रेजिस्टेंस है, दोनों में बराबर है।
कॉमन सेंस से बताना है। अगर तुम अलजेब्रा अगर रिलेशनशिप अगर देखोगे तो ऑब्वियस है तुम्हारे पास आंसर पट से आ जाएगा, पर कॉमन सेंस से तुम्हें बताना। मैं एक्चुअल में रेजिस्टेंस का जो आइडिया है वो तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है क्या। यहाँ देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा अगर करंट चाहिए, ठीक है क्या, तो इसका मतलब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस बी, ठीक है बात। तो अगर मुझे ज़्यादा करंट चाहिए अक्रॉस ए, तो इसका मतलब मुझे अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है क्या। और एल्जेब्रिकली तो ऐसे तो तुम देख ही सकते थे यार कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है तुम्हारे पास, एल्जेब्रिकली तो तुम देख ही सकते हो, ठीक है क्या। अच्छा, एक बार हम लोगों ने देखो रेजिस्टेंस को समान रखा, ठीक है क्या, सॉरी, एक बार हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को समान रखा, एक बार हम लोगों ने रेजिस्टेंस को समान रखा, एक बार समान करंट रख के भी एक बार थोड़ा सा बातचीत करते हैं। जैसे ये दो कंडक्टर्स हैं अपने पास, मान लेते हैं एक ए है, ठीक है क्या, और एक दूसरा कंडक्टर है अपने पास वो बी है, ठीक है क्या, ऐसा। अब लेट्स से करंट अगर मैं समान रखता हूँ, दोनों में 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है बात। और मान लेते हैं करंट सेम है और एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मान लेते हैं एक का 10 ओम है और एक का 5 ओम है, ऐसा। अब तुमको बताना है कि अच्छा ये वाला तो सेम काम हम लोग कर चुके हैं मेरे ख्याल में, करंट, अच्छा नहीं, करंट को वेरी किया है, ऊपर तो किया है, नीचे नहीं किया, ठीक है ठीक है, चलो। तो यहाँ देखो अभी भी तुम्हें ये बताना है कि वी ए बड़ा होगा कि वी बी बड़ा होगा, ठीक है एक बात। तो यहाँ देखो तुम अगर करंट समान है दोनों में, ठीक है क्या, इवन दो इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है क्या, बट फिर भी ये 10 एम्पियर की करंट भेज रहा है, क्लियर है बात। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है बट फिर भी देखो ये 10 ही एम्पियर करंट जुगाड़ पाया। और ये वाला जो तुम्हारे पास सेल है, इसने देखो काम क्या किया, ये ज़्यादा अच्छा सेल है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस अपने को समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो जब बड़ा रेजिस्टेंस भी था तब एक्चुअल में ये 10 एम्पियर की करंट फ्लो करवा रहा है। अगर छोटा रेजिस्टेंस होता 5 ओम के जैसा, तो ये सोचो कितनी ज़्यादा करंट सप्लाई करवाता, ठीक है क्या। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर मैं कहूँ ईएमएफ ऑफ सेल ए इज़ ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल बी, ठीक है क्या, या फिर मैं बोलूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, ठीक है बात। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। जैसे अगर सेम रेजिस्टेंस, यहाँ देखो सेम करंट फ्लो हो रही है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, पर एक में ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी सेम करंट फ्लो हो रही है। जैसे अगर तुम ये सोचो, अगर एक इंसान जो मान लेते हैं दोपहर 12 बजे उसको बीच सड़क में खड़ा कर दिया जाए और उसको बोला जाए कि अब तू पढ़ाई कर नंगे पैर, एकदम ऐसा भयानक सिचुएशन है मतलब, और उसने 10 पेज निकाल लिए, 10 पेज पढ़ के उसने निकाल लिया, भयानक, उसके पैर वैर सब जल रहा है, पसीना वसीना बहुत भयानक आ रहा है, ठीक है क्या। अच्छा, और दूसरा एक इंसान है जो 10 पन्ने तो पढ़ रहा है बट वो घर के अंदर बड़ी शांति से अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है, एसी वगैरह ऑन है, और वहाँ उस वक्त वो 10 पन्ने पढ़ के निकाल रहा है। तो अब तुम खुद सोचो, अगर जो इंसान जो हार्श कंडीशन में, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में जो 10 पेजेस निकाल रहा था, अगर उसको सेम वही अगर कंडीशंस अगर मिले तो वो कितने ज़्यादा पेजेस पढ़ेगा, ठीक है क्या। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लेते हैं अगर इस वाले कंडक्टर को, अगर मान लेते हैं इस वाले कंडक्टर को तुम्हारे पास हार्श कंडीशन अगर नहीं मिलती, अगर 5 ओम का ही अगर रेजिस्टेंस इसको भी मिलता, तो यहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा होती, जो आउटपुट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है क्या। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसका स्टेमिना है, जो सेल ए का स्टेमिना है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है बात, कंपेयर टू सेल बी, ठीक है ये चीज़। खैर, वरना ये तो देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो यार, अलजेब्रिकली वी ए बराबर कितना कर सकते हो इसको, करंट थ्रू ए टाइम्स रेजिस्टेंस थ्रू ए, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, एक्चुअल में ये अलजेब्रिक रिलेशनशिप एक्चुअल में अगले वाले वीडियो में लिखना चाह रहा था, अभी इसको अपन नहीं लिखते, ठीक है क्या। अभी मैं बस कंसेप्चुअली तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा था कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है करके। यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल को मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। देखो दोनों में ही करंट तुम्हारा समान ड्रॉ हो रहा है, अच्छा, पर अपने को तो पता है कि करंट तब ज़्यादा ड्रॉ होता है जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कम रहता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट भी तुम्हारे पास ज़्यादा होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब हुआ क्या होगा, अपने पास करंट है, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस है। तो करंट अगर तुम्हारे पास इस केस में अगर ज़्यादा नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम ये समझ सकते हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है, इसने जो मेहनत की है, समझेगा, ये जो मेहनत है एक इंसान की मेहनत, वो इसने बहुत कम की है, जाहिर सी बात है, ठीक है क्या। जो वो लड़के वाला एग्जांपल मैं तुमको बता रहा था, उसमें एक इंसान की मेहनत ये, उसके नंबर ऑफ़ पेजेस उसने कितने रीड किए वो ये,
और उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ये, ठीक है क्या बात। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं तुम्हें वो लड़के वाले एग्जांपल से जोड़कर अगर बताऊं तो ऐसा बताऊंगा कि अगर जो लड़का बाहर धूप में खड़े रहकर 10 पेजेस पढ़ पा रहा है, उसको अगर एसी वाली कंडीशंस अगर दी जाए, अगर एक लड़का, ठीक है क्या, ये एक लड़का, ठीक है क्या, मान लेते हैं इतनी कठिन कंडीशंस में धूप में खड़े रहकर अगर 10 पेजेस अगर निकाल पा रहा है, ठीक है क्या, तो उसका स्टेमिना जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक दूसरा इंसान जो कि सोचो एकदम एसी में बैठा है और उसके बाद फिर 10 एम्पियर निकाल रहा है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए का स्टेमिना है, जो ए की पढ़ाई है, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बी, ठीक है क्या बात। अच्छा, तो अगेन अब जितना भी हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक लाइन में अगर मैं समराइज़ करूँ तो रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उसमें ये उसकी एसआई यूनिट है, 1 ओम इज़ द एसआई यूनिट, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है क्या। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस तुम 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाओगे और उस कंडक्टर से मान लेते हैं 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रही है, देन यू से दैट द कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। हाउ कैन यू डिफाइन 1 ओम? 1 ohm is the resistance of that conductor, ठीक है क्या, through which a current of 1 ampere flows when a potential difference of 1 volt is applied across its ends, ठीक है क्या बात, क्लियर है चीज़। तो 1 ohm का तुमको मीनिंग पता रहना चाहिए। रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है एक बात। और इसके अलावा रेजिस्टेंस में तो जो कंसेप्चुअल जो बातचीत मेरे को जो तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया फिट करना था रेजिस्टेंस का, वो मैं ऑलरेडी फिट कर चुका हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो जब मूव करेंगे तो एक्चुअल में वो जो लैटिस है तुम्हारे अंदर, जो कंडक्टर के अंदर वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो लैटिस है पूरा, अब उसमें क्या क्या रहेगा, दूसरे एटम्स रहेंगे, दूसरे एटम्स के न्यूक्लियाई रहेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सब के साथ जो टक्कर होगी वो एक्चुअल में कोलिजन्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे पार्टिकल्स के साथ हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है चार्ज हो, वो जो दूसरे इंट्रैक्शंस होंगे ना, जो दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस में कहूँ, ठीक है क्या, या फिर कोलिजन्स कहो इसको, तो वो कोलिजन्स एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है के बाद, ठीक है चीज़। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर द कोलिजन्स सफर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स when it moves through the body of the conductor, ठीक है क्या, that is the reason for the resistance of a conductor, ठीक है क्या बात। अच्छा ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है क्या, और उसके बेसिस पर हम लोग एक काफ़ी एक अच्छा सा रिलेशनशिप भी डिराइव करेंगे, ठीक है क्या। तो अगले वाले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।